प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल के वीडियोज का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके संदर्भ में मिल रहे हैं। महाविद्यालय प्रशासन के सहयोग से नियमित आपके पास तक हमारी वीडियोज पहुंच रहे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इनका पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे। आज के वीडियो पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए सीधा टॉपिक पर आता हूँ। हम लोग द्वितीय भाषा की शिक्षण विधियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पहली विधि व्याकरण अनुवाद विधि आप तक पहुंच गई होगी। अब हम द्वितीय विधि प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे कि यह विधि केवल एक सिद्धांत पे काम करती है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जा सकता, वह स्वयं जन्म के साथ ही तैरना सीख जाता है। तो डायरेक्ट मेथड में भी बच्चे को दूसरी भाषा बोलना नहीं सिखाया जाता, अपितु उसे दूसरी भाषा के वातावरण में छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे वह स्वयं उस दूसरी भाषा को सीख जाता है। यह विधि इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। यह रीड के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में इस विधि से जुड़े हुए कई प्रश्न आ चुके हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। तो हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हमें डायरेक्ट विधि की ओरिएंटेशन, इसकी क्वालिटीज, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज, 4 टॉपिक पर चर्चा करनी है। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप जो आपको आवश्यक लगे वो आप बोर्ड से उतारते जाना। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। पेपर है मेरा पाठ्यक्रम की पार भाषा, प्रकरण है द्वितीय भाषा की शिक्षण विधियां और विधि नंबर 2 एक हम तक पढ़ चुके हैं और ये दूसरे नंबर की विधि है प्रत्यक्ष विधि और इंग्लिश में इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। आप लोगों को इस विधि को अगर आप अंग्रेजी ले रहे हैं तब भी आपको पढ़नी पड़ेगी और आप अगर संस्कृत दे रहे हैं तो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं जहां तक है वहां तक कोशिश करूंगा कि इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसके एडवांटेज हैं, इसके डिसएडवांटेज हैं, उन सबको आपको अंग्रेजी में भी लिख करके सिखाने का प्रयास करूं। सामान्य सेंटेंस में लिखूंगा, आप उनका ट्रांसलेशन कर लेना, क्योंकि अंग्रेजी में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर रीड में लैंग्वेज सेकंड के रूप में अंग्रेजी लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको वहां अंग्रेजी वर्ड का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने भी आपसे कहा था कि जो है मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जा सकता। क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि इसका जन्म ही पानी में होता है। तो वही स्थिति द्वितीय भाषा को प्रत्यक्ष विधि में होती है। इस विधि में क्या करते हैं कि जो है एक ऐसे विद्यालय का निर्माण किया जाता है जिस विद्यालय में केवल पूरा जो मीडियम है, पूरा जो बेस है वो सेकंड लैंग्वेज का होता है। जैसे हम कहें कि आज के इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां पर अब गंगापुर के स्कूलों की बात नहीं करूंगा लेकिन मैं बाहर के स्कूलों की बात करूंगा, बड़े शहरों की, तो वहां पर मातृभाषा का बोलना, प्रयोग करना ही वर्जित होता है। वहां मातृभाषा केवल जो है हिंदी पुस्तक के रूप में ही पढ़ाई जाती है, बाकी अन्य व्यवहार करने के लिए जो है केवल सेकंड लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। और वहां के दिल्ली के या मुंबई के या नोएडा के बड़े शहरों के जो बच्चों को हम देखते हैं, जयपुर के, वो थ्रू आउट अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। तो इसका जो मूल प्रभाव यही है कि सेकंड लैंग्वेज को बिना बात आगे अगर सीखना है तो वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। क्योंकि इस विधि में क्या है कि जो सेकंड लैंग्वेज है, अब सेकंड लैंग्वेज पर यहाँ किसी भी लैंग्वेज को रख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अंग्रेजी को रखें,
बाकी आप यहाँ पर इस विधि से आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट बिना मातृभाषा के सहयोग से बिल्कुल भी मातृभाषा का प्रयोग नहीं होगा। जबकि कल हमने जो विधि पढ़ी थी उसमें मातृभाषा में अनुवाद किया जाता था, लेकिन इसमें अनुवाद की आवश्यकता ही नहीं होती है। इट इग्नोर ट्रांसलेशन, यह अनुवाद को इग्नोर करती है, इग्नोर को बहिष्कार करती है। ठीक है, यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि की कमियों को दूर करती है। व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में हमने कल पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि बच्चा जो है वह एक एक शब्द का ट्रांसलेशन करता है मातृभाषा में। यहाँ ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ डायरेक्ट बच्चे को सिखाया जाता है बोलना दिस इज ए कैट। इसकी हिंदी करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा बस सीखेगा दिस इज ए कैट। यह एक बिल्ली है, यह सिखाना बाधा है, तो इस बाधा को दूर करने के लिए इस विधि का निर्माण किया गया है। यानी यहाँ पर बच्चे को दिस इज ए कैट का मीन मातृभाषा में सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसे तो दिस इज ए कैट बोलना है। और दिस इज ए कैट बोलना अगर वो सीख गया तो इसका मतलब है वो धीरे धीरे अंग्रेजी के सेंटेंस का उच्चारण करना सीख जाएगा। यह एक प्राकृतिक नेचुरल विधि है। प्राकृतिक या नेचुरल विधि को हम चार चीजों से समझ सकते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये नेचुरल क्रम है, नेचुरल ऑर्डर है किसका? किसी भी भाषा को सीखने का। भाषा के क्वेश्चन में हमने पढ़ा है LSRW। और यह विधि इसी चारों नियमों को फॉलो करती है, जबकि कल वाली विधि इस चारों नियमों को फॉलो नहीं करती थी। सबसे पहले बच्चा दूसरी भाषा को लगातार सुनता है, सुनने के बाद में इसको बोलना शुरू कर देता है। जब वह सुनना बोलना शुरू कर देता है फिर वैसे पढ़ना शुरू कर देता है और अंत में इसे लिखना शुरू कर देता है। तो यानी दूसरी भाषा को मातृभाषा की तरह सीखना ही प्रत्यक्ष विधि है। जिस प्रकार से एक बालक स्वाभाविक रूप से मातृभाषा को सीख जाता है, ठीक उसी प्रकार से स्वाभाविक नेचुरल रूप से दूसरी भाषा को सीखना ही डायरेक्ट मेथड कहलाता है। यह अंग्रेजी के LSRW यानी नेचुरल क्रम पर पूरी तरह से आश्रित है, उस पर बनी हुई है। ध्यान रखना है, परीक्षा में रीट में पूछा जा चुका है। LSRW यानी प्राकृतिक विधि क्यों कहते हैं इसको नेचुरल मेथड? क्योंकि यह भाषा सीखने के जो सिस्टम है, जो क्रम है, उस पर बनी हुई है। और अगला है, इस विधि का जो प्रतिपादन है वो 1901 में हुआ है, फ्रांस में हुआ है। दो चीजें ध्यान रखनी है, कब बना है? 1901 में। और कहाँ बना है? कहाँ ओरिएंटेशन हुआ था? फ्रांस में। इट ओरिएंटेड इन 1901 इन फ्रांस। ठीक है, इट इज ए नेचुरल मेथड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के बारे में सीखा। अगर आपसे कोई प्रत्यक्ष विधि की परिभाषा पूछे तो आपको केवल ये लाइन बोलनी है कि बिना मातृभाषा के सहयोग से जिस विधि के माध्यम से हम द्वितीय भाषा को सीखते हैं वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जिस प्रकार से मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि वह पानी में ही पैदा होता है, इसी प्रकार को एक बच्चे को अगर द्वितीय भाषा सिखानी है तो उसे पानी में छोड़ दो, अर्थात उसे उसी माध्यम में छोड़ दो। अगर कोई बच्चा तमिल सीखना चाहता है तो उसे तमिल माध्यम के विद्यालय में छोड़ दो। अगर एक बच्चा अंग्रेजी सीखना है चाहता है तो उसे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में छोड़ दो। इसका केवल एक ही सिद्धांत पे काम करती है कि बच्चे को उसी तरह का एनवायरनमेंट, उसी तरह का वातावरण अगर आप प्रदान कर देते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वह बच्चा बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी प्रकार की परेशानी के द्वितीय भाषा को बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के बारे में सीखा। नेचुरल मेथड है, रीट में आ चुका है। कहाँ प्रतिपादन हुआ? फ्रांस में। रीट में आ चुका है। कब हुआ? 1901 में। ठीक है, ये भी आ चुका है। तो डायरेक्ट मेथड। और ये वाला प्रश्न तो अभी लास्ट 2018 के रीट में आया था कि वह कौन सी विधि है जो व्याकरण अनुवाद विधि की कमियों को दूर करती है, तो उसमें आपको उत्तर लिखना है डायरेक्ट मेथड। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आ चुका है रीट 2018 में। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेथड की संप्रत्यय कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि बिना मातृभाषा के सहयोग से
द्वितीय भाषा को सीखने वाली विधि डायरेक्ट मेथड है। इसका निर्माण कहाँ से 1901 में हुआ था? क्यों हुआ था? जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है उसकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हुआ था। ठीक है, और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इस विधि में बच्चा बड़ी आसानी से दूसरी भाषा को, लैंग्वेज सेटिंग को सीख जाता है। अब हम जो अगले टॉपिक है उसमें क्वालिटी की बात कर रहे हैं। विशेषताएं ऑफ डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं, क्वालिटी ऑफ डायरेक्ट मेथड मैंने अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी बोलूंगा, हिंदी का सबको समझाऊंगा, आप हिंदी में सेंटेंस बना सकते हैं बार बार वीडियो को सुनकर। ठीक है, तो इसकी जो पहली विशेषता है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। जो व्यक्ति सोचता है और सोचेगा, जिस भाषा में सोचेगा उसी भाषा में वो बताएगा। तो अगर मातृभाषा में सोचा जाएगा तो मातृभाषा में बताया जाएगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में बच्चे के अंदर ये डेवलप किया जाता है कि उसकी जो थॉट है वो सेकंड लैंग्वेज में ही बने और वह सेकंड लैंग्वेज में ही उसका आउटपुट दे, यानी उसकी जो अभिव्यक्ति है वो सेकंड लैंग्वेज में दे। तो यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी व्यक्ति जो सोचता है उसी को उसी भाषा में सोचेगा और उसी भाषा में उसकी अभिव्यक्ति देगा। जो दूसरी विशेषता है इस विधि की वो ये है कि इस विधि में टीचिंग जो यूनिट है, शिक्षण की जो इकाई है वो सेंटेंस है, नॉट वर्ड, शब्द नहीं। दोबारा समझने की कोशिश करें, टीचिंग यूनिट इज द सेंटेंस। इस विधि में वाक्य शिक्षण की इकाई होता है, यानी यहाँ पर पूरे वाक्य को पढ़ाया जाता है, शब्द को नहीं पढ़ाया जाता। यह जो शब्द है, शब्द जो इकाई है वो कल वाली विधि की है, आज वाली विधि की नहीं है, इसलिए लिखा ध्यान रखना, टीचिंग यूनिट इज द सेंटेंस। यानी यहाँ पर इस विधि में बच्चे को पूरा वाक्य ही एक बार में अर्ज करके सिखाया जाता है, एक एक शब्द करके नहीं सिखाया जाता, सीधे सेंटेंस फ्लूइड में बोलता है। आगे समझ आ गई? ठीक है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो यह है कि ऑडियो वीडियो एड्स आर यूज्ड। इस विधि में हम श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं और श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से ही बच्चा, टेक्निक के प्रयोग से ही बच्चा जल्दी दूसरी भाषा को सीख सकता है। इसमें हम दूसरी भाषा के सेंटेंस, दूसरी भाषा के प्रोनाउंसिएशन आदि के बारे में हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से बच्चे को सुना सकते हैं। हम लैंग्वेज लैब का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस विधि में लैंग्वेज लैब का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो विधि है वो ऑडियो वीडियो एड्स आर यूज्ड, यानी यह विधि जो है श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित है। लैंग्वेज लैब में बच्चे को द्वितीय भाषा की जो है ऑडियो सुनाई जाती है और वह धीरे धीरे शब्दों के बारे में कंसल्ट करके कंट्रोल टीचर से पूछ सकता है। तो लैंग्वेज लैब का जो यूज है वो इसमें सबसे ज्यादा होता है। कौन सी विधि में? सेकंड लैंग्वेज में। ठीक है। स्ट्रेस ऑन स्पीच, यहाँ पर दूसरी भाषा में भाषण पर बल दिया जाता है। बच्चे पर यह प्रेशर डाला जाता है कि वो जो दूसरी भाषा है उस पर अधिक से अधिक भाषण दे, अधिक से अधिक उस पर वो वाचन करे, अधिक से अधिक बोले। तो इसकी स्ट्रेस ऑन स्पीच यानी दूसरी भाषा को पर बोलने पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है इस विधि में। ठीक है। नो अलाउड टू यूज मदर टंग, इस भाषा का प्रयोग करते समय पर बीच बीच में मदर टंग यानी मातृभाषा के प्रयोग की इजाजत नहीं दी जाती है। मैंने पहले भी कह दिया, डायरेक्ट मेथड के स्कूल में मदर टंग का प्रयोग नहीं करने देते। तो वही कंडीशन ये है कि इस विधि में अगर आपको मदर टंग यानी मातृभाषा के एक भी शब्द को नहीं बोलने दिया जाएगा। इसमें तो आपको द्वितीय लैंग्वेज बोलनी है, चाहे आप गलत बोले चाहे आप अशुद्ध बोले, पर आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। नॉट अलाउड टू यूज मदर टंग, मातृभाषा का प्रयोग प्रतिबंधित है। ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली, इस विधि में जो है ग्रामर को इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर सिखाया जाता है। जबकि जो कल वाली विधि थी हमारी, कौन सी विधि? ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड, उस विधि में जो है ग्रामर को अलग से पढ़ाया जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है वो ये कहता है कि इसमें जो है ग्रामर को बच्चे को साथ साथ में ही इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर ही पढ़ाते चलो, अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हायर टेक्निक इज एडॉप्टेड, इस विधि में प्रश्न विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चा अपनी समस्याओं को पूछ सकता है, बच्चे से, शिक्षक से पूछ सकता है, अपनी समस्याओं को पूछ सकता है और ज्यादातर प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से ही इस विधि को सिखाया जाता है। जैसे आपने बोल दिया व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, ठीक है, इन विच स्कूल डू यू रीड,
तो इस तरह के सेंटेंस को जब बच्चे से पूछा जाता है तो वो इनका जवाब देता है और धीरे धीरे वो सेकंड लैंग्वेज को बोलना सीख जाता है। ठीक है ना। स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, बाकी के शब्द के सही उच्चारण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखना दोबारा। ठीक है ना। यहाँ पर शब्द के उच्चारण पर जैसे कह दिया वुमेन, इसको हम बोलते हैं वुमेन और इसको बोलते हैं वीमेन। तो यहाँ सिखाया जाता है, देखो ए और ई, लेकिन उच्चारण कहाँ हो रहा है यहाँ वुमेन वीमेन। जो प्लूरल सिंगुलर को हम कहते हैं यहाँ पर हम वुमेन, और जब हम प्लूरल में बोलते हैं तो वीमेन कहते हैं। वी आर वीमेन, हम सब महिलाएं हैं। ठीक है। वी आर औरत, आई एम ए वुमेन, मैं एक महिला हूँ। तो यहाँ पर शब्द के उच्चारण पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहली बात आपके समझ में आ गई होगी। इस विधि की जब हम बात करें तो इस विधि की विशेषताएं कौन कौन सी है, हिंदी में सुन लें आप दोबारा एक बार, अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा। पहली बात तो यह है कि यह विधि शब्द और भाषा के बीच में डायरेक्ट संबंध, प्रत्यक्ष संबंध बताती है। दूसरा, इस विधि में जो शिक्षण की जो इकाई है वो वाक्य है। शिक्षण इकाई कौन है, वाक्य। ठीक है। यहाँ बच्चे को शब्द नहीं सिखाए जाते, पूरा वाक्य बोलना सिखाया जाता है। यहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, विशेष तौर पर भाषा प्रयोगशाला। भाषण बोलने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि भाषा के बोलने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग प्रतिबंधित है। डायरेक्ट मेथड में द्वितीय भाषा का प्रयोग करते समय पर मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ग्रामर को अलग से नहीं पढ़ाया जाता, प्रश्नों के माध्यम से इस विधि को सिखाया जाता है और शब्द के उच्चारण पर सबसे ज्यादा, शुद्ध उच्चारण पर और शुद्ध उच्चारण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से इस विधि की आपकी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। अब हम जो है इस विधि के लाभों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम द्वितीय भाषा की जो शिक्षण विधि है, प्रत्यक्ष विधि, उसके लाभों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस विधि में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हमें इस बात पर बल देते हैं कि हमें इस विधि का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए द्वितीय भाषा को सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो इसके मैंने एक सर्किल बनाया है, इस सर्किल के आधार पर हम इसमें चलेंगे। ये जो विधि है इसमें क्या क्या गुण है, क्या कारण है कि ये जो है सीखने वाले को क्या लाभ पहुंचा सकती है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। यहीं से चालू करेंगे और हम नीचे की ओर पूरा सर्किट पार करके आएंगे। तो देखो पहली विधि है पूर्ण से अंश की ओर। अब पूर्ण से मतलब ये विधि जो है वो पूर्ण से अंश की ओर का मतलब है, देखो कल वाली जो विधि थी वो अंश से पूर्ण की ओर चलती थी, यानी वो शब्द से बाकी की ओर जाती थी। यानी उसमें पहले बच्चे को एक शब्द, फिर दो शब्द, फिर तीन शब्द और फिर पूरा वाक्य। यह विधि उल्टी चलती है, तो पहले बाकी को बच्चे को सेंटेंस वाक्य सिखाया जाता है और जब वो वाक्य सीख जाता है फिर उसके बाद में शब्दों के बारे में पहचान होती है। यानी बच्चा इस विधि में सबसे पहले वाक्यों के बारे में जानता है और फिर धीरे धीरे शब्दों के बारे में पहचान करता है वो ग्रामर के आधार पर। तो यानी यह विधि जो है कल वाली विधि की जस्ट उल्टी है। यह विधि जो है हॉल टू पार्ट चलती है। ठीक है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो प्रोनाउंसिएशन बेस्ड, यानी उच्चारण आधारित। यह विधि जो है इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि बच्चा द्वितीय भाषा का उच्चारण करना बहुत ही आसानी से बिना किसी तकलीफ के सीख जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस विधि का जो सबसे मेन कारण ये है कि इस विधि में सबसे ज्यादा द्वितीय भाषा का उच्चारण कराया जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि द्वितीय भाषा को उच्चारण के माध्यम से सिखाने वाली विधि भी कौन सी, यही विधि है। ठीक है ना। तीसरी इसकी जो फायदा यह है कि इसमें गतिविधियों से पूर्ण है। कल की विधि के बारे में पढ़ा था हमने, बोध अरुचिकारक थी। रुचिकारक क्यों नहीं थी, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की एक्टिविटी चलती थी। इस विधि में हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, टेक्निकल यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज नेट में ले जा सकते हैं और अन्य कोई स्पीच दिवा सकते हैं, डिबेट करा सकते हैं। तो इस विधि से हम ये कह सकते हैं कि यह अनेक प्रकार की गतिविधियों से परिपूर्ण है, इसलिए यह रुचिकारक भी है, इंटरेस्टेबल भी है। ठीक है। इसमें जो है यह विधि जो है दूसरी भाषा की लेंथ ऑफ स्पीच अर्थात धारा प्रवाह बोलने पर ज्यादा बल देती है। इस विधि का मूल बेस यही है कि इस विधि में सबसे पहली बात ये रहती है द्वितीय भाषा को बिना बाधा के थ्रो आउट लगातार बोलना सीखे बच्चा। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस विधि की। इस विधि में बच्चा जो है दूसरी भाषा को धारा प्रवाह बोलना सीख जाता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि धारावाह प्रवाह भाषण पर भी यह विधि बहुत अधिक बल देती है। जो मैंने आपको ये वाला हमने पहले चर्चा कर ली है
इसमें मैंने कहा था कि भाई जो है डायरेक्ट मेथड है वो जो है नेचुरल मेथड है, ये प्रत्यक्ष विधि जो है वो एक प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि क्यों है? क्योंकि इसका भाषा कौशल और भाषा कौशल से प्रत्यक्ष संबंध है। जब हम भाषा कौशल की बात करते हैं तो भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, और ये इनका नेचुरल क्रम है। यानी किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसे सुनना चाहिए, सुनने के बाद उसे बोलना चाहिए, फिर उसे पढ़ना आना चाहिए और अंत में लिखना आना चाहिए। तो यह विधि भी द्वितीय भाषा को इसी क्रम में सिखाती है। सबसे पहले बच्चा दूसरी भाषा को सुनता है, सुन करके धीरे धीरे वो फिर बोलना शुरू कर देता है। जब बोलना शुरू कर देता है, लिखना सुनना और बोलना सीख गया तो फिर धीरे धीरे वह उसको पढ़ना शुरू करता है, और जब पढ़ना शुरू कर देता है तो अंत में वह उसको लिखना भी शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विधि का जो है भाषा कौशल यानी LSRW से प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि कल वाली विधि का नहीं था। ठीक है। द्वितीय भाषा में सोचने योग्य बनाना, इसमें देखो हमने कल कहा था कि ट्रांसलेशन मेथड में सबसे बड़ी कमी यही है कि बच्चा जो है दूसरी भाषा में नहीं सोच सकता। मातृभाषा पढ़ता है, मातृभाषा से दूसरी भाषा पढ़ रहा है, तो जिसके विचार तो जन्मेंगे दिमाग में, मस्तिष्क में, वो सब मातृभाषा में जन्मेंगे। यह इस चीज को रोकती है। ये बच्चे के दिमाग में जो विचार पैदा होते हैं उनको इंग्लिश मीडियम में ही, यानी अंग्रेजी सीख रहा है तो अंग्रेजी माध्यम से ही सीखने पर बल देती है। यानी उसके दिमाग में थ्रू आउट जो विचार पैदा होंगे वो सेकंड लैंग्वेज में ही पैदा होंगे। तो यानी द्वितीय भाषा में बच्चे के अंदर मस्तिष्क में विचारों को पैदा करने की शक्ति बढ़ती है। कौन सी विधि? डायरेक्ट मेथड। यानी इसमें बच्चा द्वितीय भाषा में ही सोचेगा, द्वितीय भाषा में ही बोलेगा और द्वितीय भाषा में ही अभिव्यक्ति देगा। ठीक है। बच्चे के आत्मविश्वास का विकास करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी आसानी से द्वितीय भाषा को सीख रहा हूँ। वो एक सेंटेंस से 2 सेंटेंस, 2 से 3, 3 से 4, धीरे धीरे बच्चे के आत्मविश्वास में इतनी ज्यादा वृद्धि कर देती है कि उसको द्वितीय भाषा बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सहज लगने लग जाती है। इस प्रकार बच्चे के आत्मविश्वास को धीरे धीरे ये बढ़ावा देती है, और जब बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो दूसरी लैंग्वेज को बड़ी आसानी से और सफलतापूर्वक सीख जाता है। अगला है अवबोध को बढ़ावा, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ। जब बच्चा दूसरी भाषा को सीख जाता है, जब दूसरी भाषा को पहचानने लग जाता है, वह उसमें सोचने लग जाता है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग समझ बढ़ जाती है। तो यह विधि दूसरी भाषा के प्रति की समझ को, व्यक्ति की समझ को बढ़ाती है। दूसरे व्यक्ति की जो द्वितीय भाषा के प्रति सोच है उसको पॉजिटिव बनाती है, और उसमें वो अपने विचारों को प्रोडक्शन और जो है आउटपुट देने लग जाता है। ठीक है। और इसमें जो सबसे अच्छी विशेषता है कि मौखिक अभ्यास को बढ़ावा, प्रमोट्स प्रैक्टिस एंड ओरल ट्रेनिंग। यह विधि ज्यादा से ज्यादा द्वितीय भाषा को बोलने पर बल देती है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराती है कि आपको जितना हो सकता है, जितना आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं द्वितीय भाषा को बोलें, ताकि आप लोग द्वितीय भाषा को बड़ी आसानी से सीख सकें। यानी यह जो विधि है वो सेकेंड लैंग्वेज को ओरली, मौखिक अभ्यास के द्वारा अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करती है। समझ पा रही होगी आपने? तो मैं आपको कहने का था मौखिक अभ्यास को बढ़ावा, मौखिक अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट करती है ये बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्विज, डिबेट, समझ पा रही होगी आपके, मैं बात कर रहा हूँ सेमिनार आदि के आधार पर द्वितीय भाषा को, सेकंड लैंग्वेज को सिखाने पर बल देती है। तो इस विधि की विशेषताएं और इस विधि के लाभ आपके समझ में आ गए होंगे। इस विधि में कुछ दोष भी हैं, अब हम उनके बारे में अंतिम चरण में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस विधि में क्या क्या कमियां हैं। अगर ये कमियों को और दूर कर दिया जाए तो शायद यह भी द्वितीय भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाएगी। लेकिन अभी चूंकि मैंने आपसे कहा था कि सर्वश्रेष्ठ विधि कल वाली विधि को माना जाता है, आज वाली विधि को नहीं माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, कल वाली विधि कौन सी थी हमारी? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये कहा गया है कि द बेस्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टू लर्न लैंग्वेज सेकेंड इज द ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड, नो डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना? तो अब हम प्रत्येक विधि के दोषों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड मैंने हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में दोनों में इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग जो है अगर अंग्रेजी आप लेते हैं तो फिर आपको अंग्रेजी वर्ड का ही यूज करना पड़ेगा टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में। तब आपको इसकी जो क्वालिटी है वो आपको अंग्रेजी में ही लिखनी पड़ेगी, और रीड में भी या कंपटीशन एग्जाम में भी इसके जो शब्द हैं वो अंग्रेजी वर्जन में ही आते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही इजी स्टूडेंट, आप हिंदी
तो पहली बात तो ये कहती है कि लिखने और पढ़ने पर बल नहीं है, यानी भाषा कौशल के जो 4 पक्ष हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, तो ये शुरुआती 2 पक्षों पर तो बल देती है, लेकिन बाद वाले जो 2 पक्ष हैं उन पर बल नहीं देती है। यानी कहने का मतलब है ये केवल सुनने और बोलने पर ज्यादा बल देती है, लिखने और पढ़ने पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालती है। बस ये सोचता है बच्चा अंग्रेजी को सुनना और उसको बोलना सीखता है, लिखने पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, इसका ये मानना है। अगर कोई बच्चा दूसरी भाषा को सुनना है, दूसरे ने जो बोला उसको समझना और समझ करके अपने विचार को उसी भाषा में देना अगर थ्रू सीख जाता है तो इसका काम हो गया। लेकिन ये किताब पढ़ने पर या किताब लिखने पर जो है बल नहीं देती है, तो इट इग्नोर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। दूसरा है व्याकरण शिक्षण पर बल नहीं, इट इग्नोर द टीचिंग ऑफ ग्रामर। कल की विधि के बारे में पढ़ा था हमने। कल की विधि में ऐसा कहा जाता था कि पाठ्य पुस्तक विधि में कि भाई पाठ्य पुस्तक अलग से पढ़ाई जाए और व्याकरण अलग से पढ़ाई जाए, लेकिन ये जो विधि है वो ये कहती है कि भैया जी बच्चे को जो है व्याकरण साथ साथ ही इनडायरेक्ट चलती रहे, अलग से कोई ग्रामर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इट इग्नोर द टीचिंग ऑफ ग्रामर, यानी ये सेपरेटली ये जो है व्याकरण को अलग से पढ़ाने पर बल नहीं देती है। ठीक है, ये कहती है व्याकरण साथ साथ ही चलने दो। ठीक है। मातृभाषा प्रयोग पर बल नहीं, कल की विधि में मातृभाषा ज्यादा प्रयोग आ रही थी, ये बिल्कुल मातृभाषा के यूज को इग्नोर करती है, इट इग्नोर द यूज ऑफ मदर टंग। यानी द्वितीय भाषा को बोलते समय पर आदमी को मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चा धीरे धीरे अपनी मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा से दूर हो जाता है, और अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से दूर हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे दोष आ जाएंगे। तो इसलिए बच्चे को मातृभाषा भी आनी चाहिए। अगर इसी तरीके से किसी बच्चे को पढ़ाया, जैसे अंग्रेजी मीडियम में आपने किसी बच्चे को पढ़ाया तो धीरे धीरे अच्छी हिंदी नहीं बोल पाएगा, तो वो अपनी मातृभाषा या अपनी जो हिंदी भाषा है उससे दूर होता चला जाएगा। बड़े शहरों में जाता था बच्चे अंग्रेजी में स्पीक करते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोल पाते। तो इसका मतलब इसका दोष यही है कि बच्चा अपनी मातृभाषा से दूर होता चला जाता है। समय अधिक खर्च, बहुत टाइम कंज्यूम करने में इस विधि से जब हम दूसरी भाषा सीखने में कई बार 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक लग जाते हैं बच्चे को। तो इसका मतलब है समय के दृष्टिकोण से बहुत ही खर्चीली है। पता नहीं है कितने दिनों में जाकर के बच्चा दूसरी लैंग्वेज को बोलना सीख पाता है, इसलिए इट इज टाइम कंज्यूमिंग, यह बहुत समय खर्च करती है। आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चीली, वेरी एक्सपेंसिव है। वेरी एक्सपेंसिव क्यों है भैया जी? क्योंकि लैब चाहिए, बुक्स चाहिए, इसके अलावा ऑडियो वीडियो ऐड चाहिए, बच्चा बैठ करके जो है क्लासेस सीखे, लेसन चाहिए। तो धीरे धीरे इसका मतलब हो गया बहुत खर्चीली हो गई, इसमें बहुत अधिक पैसा भी चाहिए बच्चे को, स्कूल भी महंगे हो गए। तो हम देखते हैं कि जो टेक्निक है इसको सिखाने की वो बहुत महंगी है। तो इसका मतलब हो गया दूसरी भाषा सीखने की ये बहुत ही महंगी विधि है। अगला कह रहा है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि भैया मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जा सकता। क्यों नहीं सिखाया जा सकता? क्योंकि इसकी मम्मी बैठी है मछली पानी में। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि यहाँ हमारे पास में डायरेक्ट मेथड में कोई टीचर ही नहीं है। जो टीचर, जैसे मैं मेरी बात कहूँ तो मैंने अंग्रेजी पढ़ी ट्रांसलेशन मेथड से, तो मैं डायरेक्ट मेथड कहाँ से सीखूँ? और जब मेरे पे डायरेक्ट मेथड नहीं आता तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए ट्रेंड टीचर चाहिए, फुल ट्रेंड, जिन्होंने अपने जीवन में पूरी शिक्षा, उस भाषा की शिक्षा जो है वो डायरेक्ट मेथड से ली है, तो वो शायद दूसरे बच्चे को भी डायरेक्ट मेथड से सिखा पाएगा। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट मेथड नहीं है खुद के पास में, तो हम दूसरे बच्चे को कैसे सिखाएं? हमारे गंगापुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी मीडियम में जितने भी ज्यादा टीचर काम कर रहे हैं, उन सब टीचर ने अंग्रेजी जो पढ़ी है वो ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड से पढ़ी है, उन्होंने डायरेक्ट मेथड से नहीं पढ़ी है। तो उन सब की भी वही परेशानी है। और गंगापुर के अधिकांश स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में भी हिंदी मीडियम शब्द का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो मैथ पढ़ाएं चाहे साइंस पढ़ाएं। हाँ, वर्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक वर्ड है, बिहेवियरल वर्ड है, टीचर के द्वारा वो हिंदी में ही बोले जाते हैं। अगला है अधिक संख्या में उपयोगी, यानी छात्रों की संख्या अगर ज्यादा है, क्लास बड़ी है, इट इज नॉट फिट फॉर आवर क्राउडेड क्लास। ये जो है बहुत बड़ी क्लास के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। अगर संख्या में ज्यादा छात्र हैं तो मान के चलिए कि फिर सीख ही नहीं पाएंगे। अगला है द्वितीय भाषा मातृभाषा की तरह नहीं सिखाती। सब आगे अटक गए। देखो, जब हम डायरेक्ट मेथड छोड़ दिया, बच्चे को पानी में छोड़ दिया, तो पानी को तैरना सिखा देना चाहिए उसको। लेकिन फिर वही कंडीशन आती है कि जब है मातृभाषा बच्चा बिना किसी प्रयास के सीख जाता है, बिना किसी कष्ट के स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल तरीके से सीख जाता है, तो फिर लैंग्वेज सेकेंड भी वैसी सीखनी चाहिए ना। पर उसकी तरह नहीं सीख पाता, उसका उतना फ्लुएंस नहीं हो पाता, उसकी इतनी स्पीच नहीं बन पाती है जितनी मातृभाषा में होती है। तो इस विधि में ये दोष हैं। आज हमने डायरेक्ट मेथड विधि के बारे में जो है पढ़ा, इसका निर्माण कहाँ हुआ ये पढ़ा हमने, ठीक है, क्यों हुआ ये भी हमने पढ़ा,
इस विधि का महत्व पढ़ा, इसकी विशेषताएं पढ़ी, इस विधि के लाभ पढ़े और इस विधि के दोष पढ़े। आपको जो जो इनमें से आवश्यक लगे वो आप उतार सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो गया ऐसा मेरा मानना है, न केवल बीएड के एग्जाम के लिए अपितु कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। आप इन सबको उतार सकते हैं और नोट बना सकते हैं। कल हम कोई तीसरी या चौथी नई वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।